इसकी कलर ब्लू कलर। MgSO4.7H2 इसका नाम एप्सम सॉल्ट है। मैं कुछ हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स का नाम लिख रहा हूं, ओके। यदि मैं इसका बात करूं जिंक, तो इसका नाम है कुछ व्हाइट विट्रॉल, हम लोग इसको बोलते हैं। FeSO4.7H2O, we call this as green vitriol, क्योंकि इसकी कलर ग्रीन होती है, ओके। और यदि हम लोग इस चैप्टर में भी देखें सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, इसका नाम क्या है जल्दी बताओ? वॉशिंग सोडा। यस, वॉशिंग सोडा। अभिजीत आप वीडियो क्लिप जा रहा है ना? यस सर, आ रहा है। ठीक है। और देख लो तो सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O, इसको हम लोग ग्लोबल सॉल्ट बोलते हैं, वी कॉल इट एज ग्लोबल सॉल्ट। देखिए यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स मैंने लिखा हूं, ये सारे में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स लूजली अटैच्ड, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स लूजली अटैच्ड, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स लूजली अटैच्ड रहती है, ये कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज दे सकती है, लाइक कलर चेंजेस एटसेट्रा, ओके। तो हम लोग ये जो टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे, हम लोग देखेंगे कि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ये लूजली बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स, इनको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। वो क्या इनको गीला बनाता है कि कुछ और प्रॉपर्टीज देता है, हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। मैं एक छोटी सी एक्टिविटी करता हूं, पर एक्टिविटी को मैं डिटेल्स में नहीं लिखूंगा, सिंपल में बता रहा हूं मैं। ये जो एक्टिविटी है, हीट ब्लू विट्रॉल इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में आपको हीट करना है, ओके, ऑब्जर्वेशंस नोट करनी है। तो बेसिकली जब आप ब्लू विट्रॉल को हीट करते हो एक टेस्ट ट्यूब में, और आप इसको हीट कर रहे हो, और ब्लू विट्रॉल आपने लिया, दे रहा हूं, क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है ना, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स, ओके, दिस वन इज ब्लू विट्रॉल। आप इसको पकड़ के रखे हो कोई चीज से। आप जब इसको हीट करोगे तो आप देखोगे कि इस ब्लू विट्रॉल का कलर आस्ते आस्ते सफेद होगा, सफेद हो जाएगी, और थोड़ा देर में आपको ये भी नजर आएगा कि यहाँ पे कुछ पानी की बूंद वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके, विट्रॉल टर्न्स व्हाइट। एक्चुअली जब मैं इसको हीट करता हूं तो इससे जो लूजली बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल जाती है, वेपर के फॉर्म में निकलेगी, वेपर के फॉर्म में ऊपर जाती है, और ऊपर में टेस्ट ट्यूब क्या है, ठंडा है। जब ठंडा पार्ट में ये वेपर्स जाता है तो वहां पे कंडेंस हो जाता है और वाटर ड्रॉपलेट के तरह वहां पे अटक जाता है। तो ये एक्टिविटी से हम कंफर्म तो ये कर रहे हैं कि कोई भी जो क्रिस्टल है, पर्टिकुलरली कॉपर सल्फेट और 5H, तो उसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स लगी, और वो वाटर मॉलिक्यूल बेसिकली उसको गीला नहीं कर रहा है, बट कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रॉपर्टी दे रहा है, फॉर एग्जांपल कलर, ओके, कलर दे रही है, ब्लू कलर है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन निकल गया तो व्हाइट हो गया, ओके। अब यदि आप, ये व्हाइट बन गई है, हीट करने के बाद ये व्हाइट बन गया, आप वापस यदि इसमें थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल कर दोगे, यदि मानो हीट करने के बाद व्हाइट बन गया, फिर थोड़ा सा पानी छीट दो, तो देखो पानी छीटने के बाद फिर से हो गया, इसका मतलब क्या, वो पानी फिर से खींच लिया, फिर से हर मॉलिक्यूल 5 वाटर मॉलिक्यूल्स को अटैच कर, ओके। तो हम ये देख रहे हैं कुछ क्रिस्टल्स में वाटर मॉलिक्यूल्स लगे रह सकते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज डिफाइन करती है,
ओके। और एक बहुत ही सिंपल जो घर में यूज होता है, अक्सर आप देखे होंगे, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, बेटा इसको हम लोग बोलते हैं POP। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, पीओपी बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो घर में फॉल्स सीलिंग बनाने के लिए काम आता है, या दीवारों को स्मूथ करने के लिए जो व्हाइट कलर की चीज लगाते हैं, जो थोड़ा सा क्या बोलोगे जेल टाइप का रहता है। ओके, रहता है, क्या बोल रहे हो बेटा? पुट्टी। हाँ, पुट्टी पेस्ट टाइप की रहती है। तो ये कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O जो हम लोग दीवार को स्मूथ करने के लिए लगाते हैं, इसको केमिकल नेम इसका यदि बोलोगे, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट। पूछ दिया जाता है एग्जाम में कभी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड। ठीक है ना? इसका केमिकल नेम यदि कभी पूछा जाए तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और दिस इज कॉमन नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये क्या होता है, एक पेस्ट टाइप का चीज होता है। जब इसको आप दीवार पे लगा देते हो तो ये क्या होता है, 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करता है और बन जाता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम। वी कॉल दिस एज जिप्सम। ओके, ये वाला हमारे घर के दीवारों पे होता है, इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने घर के दीवारों को स्मूथ करते हैं तो बेसिकली वो जो पेस्ट रहती है हम उसको लगाते हैं, ये हो गया पीओपी। थोड़ा देर हम इसको छोड़ देते हैं तो हवा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब होती है और वो जिप्सम में बदल जाता है। जिप्सम एक हार्ड मास। ओके, अंडरस्टूड। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कभी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया कैसे जाता है, तो बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाई जाती है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को हीट करने से। जब आप इसको हीट करते हो कुछ 373 केल्विन पे, जब जिप्सम को आप हीट करते हो 373 केल्विन पे, तो आपको मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर किया जाता है। जब ये फैक्ट्री से बन के आती है, दुकानों में पड़ी रहती है, तो उसको एयर टाइट कंटेनर में बंद रखा जाता है। बंद नहीं रखोगे एयर टाइट कंटेनर में तो वो हार्ड मास बन जाएगा दुकान में ही और जिप्सम बन जाएगा, तो फिर वो बिकेगा नहीं और आदमी उसका काम नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन पूछी जाती है कि क्यों प्लास्टर ऑफ पेरिस को एयर टाइट कंटेनर में रखा जाए, क्योंकि यदि इसको नॉर्मल कंटेनर में रखेंगे तो मॉइस्चर खींच लेगा और जिप्सम बन जाएगा और वेस्ट हो जाएगी, तो यूज में नहीं आ सकता। ओके, सिंपल। इसका केमिकल नेम याद रखना है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कॉमन नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, हार्ड क्यों हो जाती है ये भी पूछ सकता है कि दीवार में लगाने के बाद हार्ड क्यों होती है, तो सेम रीजन है, वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करती है। दूसरा, और कभी कल इसका यूज पूछता है तो यूज मैं आपको बता देता हूँ, आपने एक बार एनसीईआरटी को पढ़ भी लेना, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग मेहनत भी करो अपने एंड में। ये यूज होती है, डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं प्लास्टर करने के लिए, जब हाथ वाथ टूट जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देता है हाथ। ओके, तो जब स्टार्टिंग में लगाएगा तो वो थोड़ा सा गीला टाइप का रहेगा और फिर देखोगे आप 1 घंटा 2 घंटा बाद वो हार्ड हो जाता है। ओके, तो जिप्सम बन जाती है, फिर जो टूटी हुई हड्डी है वो अलाइनमेंट में आ जाती है। तो पूछा जाएगा यूज, तो इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर अलाइनमेंट ऑफ ब्रोकन लिम्स। ओके, डॉक्टर्स टूटा हुआ हड्डियों को जोड़ने के लिए यूज करता है। दूसरा, इट इज यूज्ड फॉर स्मूथिंग वॉल्स, डेकोरेटिव पर्पसेस, टॉयज, खिलौना बनाने में काम आता है। बस इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए काफी, और ज्यादा कुछ नहीं जानना है आपको इसके बारे में। आई सपोज आइडिया इज क्लियर। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी काल यदि थोड़ा टेक्निकल लेवल पे क्वेश्चन आता है कि हार्ड वाटर मॉलिक्यूल कहां से आएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैल्शियम सल्फेट है तो आधा वाटर मॉलिक्यूल कहां से आता है भाई, एक मॉलिक्यूल में आधा कैसे जुड़ सकता है, आधा वाटर मॉलिक्यूल तो कैसे ला नहीं सकते, पानी को तोड़ दो क्या? नहीं। तो एक्चुअली कहानी क्या है, 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, 2 कैल्शियम सल्फेट है और एक वाटर मॉलिक्यूल दोनों के साथ अटैच है, तो पर मॉलिक्यूल हाफ हाफ अटैच है। ये कहानी है। ओके,
कहानी दिमाग में रखना है कि दो वाटर मॉलिक्यूल दो कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहती है, तो पर कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, बस। I suppose this topic should be clear. कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं आगे बढ़ूंगा to a very important section. किसी को कोई डाउट? इसमें बहुत जनरल चीज है, सिंपल चीज है। सर डेड बर्न प्लास्टर जिप्सम को ही बोलते हैं। क्या बोल दो बेटा, क्या बोल रहे हो? डेड बर्न प्लास्टर इसको नहीं बोलते हैं बेटा। डेड बर्न प्लास्टर होती है, और जब हीट कर दोगे ना इसको, और जब हीट कर दोगे कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O को, तब आपको जो बाकी वाटर मॉलिक्यूल भी निकल जाती है उसको डेड बर्न प्लास्टर बोलते हैं। बट अभी द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इज नॉट, अभी आपको जरूरत नहीं है वो सब चीज जानना, ठीक है? ओके। वैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा डिस्कशन किया था इसके बारे में। और कोई कुछ पूछना है किसी को? नहीं, चलो समझ आ गई सबको कि नहीं? इसका आंसर क्या होगा सर? जो आप ऊपर में लिखे हैं, जो आप ऊपर में लिखे सर, आर क्रिस्टल्स रियली वेट, आर क्रिस्टल्स रियली वेट सर, होता है सर वेट। कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज दे रही है, वो उसको गीला नहीं कर रहा है, ठीक है? अंडरस्टूड? यस सर। बेटा तो पीएच, ठीक है ना? ये एक टॉपिक है जो एक अच्छी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये चैप्टर से रिलेटेड। पर हाँ, इसको इन डेप्थ स्टैंडर्ड 11th में हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट इत्यादि आती है। बट वेरी जनरल में हम लोग इसको यहाँ पे देखने वाले हैं, ताकि जब सीनियर क्लासेस में आप लोग आओगे तो समझ पाओगे वहां पे। पीएच, यहाँ पे जो शब्द है पी, इसका मतलब होता है पोटेंज, इसका मतलब होता है पोटेंज। और पोटेंज एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो पीएच का एक्चुअल मतलब क्या होता है वो पहले समझ लो, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? अब ये होता क्या है? इट इज अ स्केल, डिवाइड बाय एसपीएल सोरेनसन। पीएच एक स्केल होती है, ओके, एक रेंज ऑफ स्केल जिसमें कुछ डेफिनेट मार्किंग होती है। और ये स्केल किसने बनाया था? ही वाज अ डेनमार्क के ये बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम था एसपीएल सोरेनसन। ओके, अब बोलोगे सर ठीक है स्केल है तो इसका काम क्या है? पीएच स्केल is used to represent the concentration of hydronium ion in aqueous solution। देखो
एक्वस सॉल्यूशन मतलब कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन मैंने पानी में बनाया है, ओके, कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन मैंने पानी में बनाया है, उसमें कितनी हाइड्रोनियम आयन है वो हमें पता चलता है पीएच स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो पीएच स्केल बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो कॉन्सेप्ट को आराम से पकड़ो क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। पीएच स्केल हमें क्या बताएगा? वेरी सिंपल में पीएच स्केल हमें बताता है एक पर्टिकुलर एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन कितनी है। वेरी सिंपल, एक लाइन का आंसर। कभी क्वेश्चन आएगा तो एक नंबर का आएगा, तो पीएच स्केल क्या इंडिकेट करता है या क्या रिप्रेजेंट करता है? पीएच स्केल रिप्रेजेंट करती है कि ये गिवन एक्वस सॉल्यूशन में कितनी हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट है। ओके, देखो अब थोड़ी सी मैं आपको दो चार लेक्चर पीछे ले जाऊं तो आप लोगों को ध्यान होगा कि एसिड को जब आप पानी में डालते हो, जब एसिड को पानी में डालते हो तो H प्लस की कंसंट्रेशन या बोलो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। आप सभी को मालूम। ओके, देखो एक छोटी सी बात बता देता हूं, इसको थोड़ा सिंपल पकड़ लो। वाटर जो होता है पानी, पानी में पहले से ही कुछ H प्लस आयन और OH माइनस आयन होती है। ओके, पानी भी टूटता है, पानी की भी मॉलिक्यूल्स भी टूटती है बट बहुत कम अमाउंट में टूटती है। तो पानी में भी खुद H प्लस आयन और OH माइनस आयन मौजूद होते हैं पहले से। ओके, ये दिमाग में बैठा लो, इसमें कोई बहस की बात नहीं है। पानी में पहले से हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्सिल आयन दोनों होते हैं, बट दोनों इक्वल अमाउंट में होती है, इसलिए वाटर न्यूट्रल होता है। एकदम दिमाग में बैठाओ जो जो शब्द मैं बोल रहा हूं। पानी में हाइड्रोनियम आयन होती है और हाइड्रोक्सियल आयन पहले से मौजूद होती है, बट दोनों की मात्रा सेम होती है, इसलिए वाटर न्यूट्रल। ठीक है, अब जब आप पानी में एसिड मिला देते हो, अब जब पानी में आप एसिड मिला देते हो तो पानी में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बोलो या हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन बोलो वो बढ़ जाती है। एरेनियस का कॉन्सेप्ट तो यही बोलता है, एसिड एक ऐसी चीज है यदि उसको आप पानी में डालोगे तो H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। वहीं बेस को यदि आप पानी में डालते हो तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। वेरी सिंपल, OH माइनस की आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। अपवर्ड एरो का मतलब इंक्रीज। ठीक है, नाउ द थिंग इज, यदि कोई एक पर्टिकुलर एसिड हाई अमाउंट ऑफ H प्लस रिलीज करता है, यदि कोई पर्टिकुलर एसिड है, ठीक है ना, वो हाई अमाउंट ऑफ H प्लस रिलीज कर रहा है। हम कोई एसिड है, ड्राई है, अभी समझो उसको मैंने पानी में डाला, अब वो हाई अमाउंट ऑफ H प्लस रिलीज कर रही है, तो हम बोलेंगे कि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड। बड़े 30 सेकंड रुकना, मैं आ रहा हूं 30 सेकंड। ओके, तो मैंने क्या बोला कि हाई अमाउंट ऑफ H प्लस यदि कोई एसिड रिलीज करता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड। और यदि कोई एसिड लो अमाउंट ऑफ H प्लस रिलीज करेगा तो हम क्या बोलेंगे, वो वीक एसिड। सिमिलरली यदि आप बेस को पानी में डालते हो तो यदि हाई अमाउंट ऑफ OH माइनस निकलती है तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस है। लो अमाउंट ऑफ OH माइनस निकलेगी तो हम बोलेंगे ओके। तो यदि मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, क्या
बेस के सॉल्यूशन में मैं एक बेसिक सॉल्यूशन बनाया हूं, कोई जवाब नहीं देगा इसका, पहले क्वेश्चन सुनेगा कि मैंने एक बेस का सॉल्यूशन बनाया, ओके, तो क्या उस सॉल्यूशन में H+ आयंस होंगे कि नहीं? होगा सर। होगा, होगा होगा, होगा, सर। ठीक है ना? ध्यान से सुनो मेरी बात को। बेस को तो मैं डाल रहा हूं पानी में ना, बेस को मैं डाल रहा हूं पानी में, पानी में पहले से कुछ H+ और कुछ OH- तो है ना। जब आपने डाला बेस मतलब OH- डाला, तो OH- की कंसंट्रेशन बढ़ गई और H+ की कंसंट्रेशन काफी कम। तो बेस के सॉल्यूशन में भी H+ होती है पर बहुत कम मात्रा, ये दिमाग में रखना, बहुत कम मात्रा में। तो यदि आप एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितनी कंसंट्रेशन है H+ की, ये आप बता देते हो, तो आप ये आराम से बता सकते हो कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वो एसिड वीक है, ओके। तो इसके लिए एक बहुत ही ब्रिलियंट बायोकेमिस्ट SPL सोरेनसन डेनमार्क के थे, इन्होंने एक स्केल पीएच स्केल जो बताएगा कि कितनी H+ कंसंट्रेशन एक सॉल्यूशन में रहेगी और कितनी रहेगी तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, वो स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा, ओके। तो चलिए एक रफ पिक्चर हम लोग देखते हैं कि पीएच स्केल होता क्या है। पीएच स्केल एक डिट्टो डायग्राम में बना रहा हूं आपकी एनसीईआरटी से, डिट्टो डायग्राम में बना रहा हूं एनसीईआरटी की, 0 to 40, ओके। देखो एक्चुअली मैं क्या इंडिकेट करना चाहता हूं, ये ब्लू वाले पार्ट से जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो ब्लू वाला पार्ट मैं बनाया हूं, इससे मैं इंडिकेट कर रहा हूं H+ आयन। ये ब्लू वाला पार्ट से मैं इंडिकेट कर रहा हूं H+ आयन। और जो आपकी ये वाली पार्ट नीचे में कलरलेस पार्ट, ये वाले पार्ट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं OH-। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है वो 0 के पास ज्यादा दिख रहा है कि बीच में ज्यादा दिख रहा है कि 14 के पास ज्यादा दिख रहा है? कहां ज्यादा दिख रहा है? 0 के पास। 0 के पास ज्यादा दिख रहा है। तो बोलने का मतलब क्या है? आपको मालूम नहीं है कि 0 का मतलब क्या है, 14 का मतलब क्या है, 7 का मतलब क्या है, एक पल के लिए। पर बोलने का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, यदि कोई एसिड का या कोई चीज का, एसिड छोड़ो, यदि कोई चीज का पीएच स्केल में वैल्यू 0 दिख रहा है या 1 दिख रहा है या 2 दिख रहा है या 3 दिख रहा है, तो इसका मतलब आप समझ लोगे कि ये ब्लू वाला पार्ट ज्यादा है, इसका मतलब H+ आयन उसमें कम है, ठीक है ना? ये आप समझोगे, ये स्केल देख के तो आपको यही समझ आ रहा है ना कि 0 के पास यदि कोई चीज का वैल्यू है या 1 के पास किसी का वैल्यू है या 2 के पास किसी का वैल्यू है, तो उसमें H+ आयंस बहुत ज्यादा है। और यदि कोई सॉल्यूशन का वैल्यू देखोगे 14 के आसपास, तो आपको ये समझ आएगा कि उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम है और OH- ज्यादा है कि नहीं? यही समझोगे कि नहीं समझोगे? ऑब्वियसली यही समझोगे, ओके। आपसे बोलूं कि रेंज ऑफ पीएच क्या है,
रेंज ऑफ पीएच। पीएच बोलने का मतलब स्केल, कोई भी एक स्केल होगा, जैसे यही स्केल, एक स्केल है ना, ये स्केल का कुछ वैल्यू है, यहाँ 0 से लेके कुछ 24 तक है ये स्केल। तो ये जो स्केल है पीएच स्केल, इसका रेंज क्या? बेटा देखो, एक मिनट, इसका रेंज फिक्स्ड नहीं है, ये गलत है। यदि आप बोल दोगे कि रेंज ऑफ पीएच 0 to 14 है और एग्जाम में लिख दियो तो काट दिया जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है। रेंज ऑफ पीएच आप डिफाइन करते हो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है ना? पीएच स्केल की जो रेंज होती है वो डिफाइन होती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। और नॉर्मल में यदि मैं बात करता हूं तो हम बात करते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। एट 25 डिग्री सेल्सियस रेंज ऑफ पीएच होती है 0 to 40। ये ध्यान देना, 25 डिग्री सेल्सियस पे 0 to 14 इसकी रेंज होती है। फिलहाल के लिए बेटा ये दिमाग में रख लो कि एग्जाम में कभी भी लिखोगे, आपसे पूछ ली गई व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच, तब लिखोगे एट 25 डिग्री सेल्सियस 0 to 14 की रेंज। ये रेंज चेंज होती है, ये माइनस भी हो सकता है, ये 14 से ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। तो पीएच डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, इसकी रेंज क्यों डिपेंड करती है, स्टैंडर्ड 11th में आओ, इन डेप्थ इसको पढ़ना है, ठीक है ना? फिलहाल विल नॉट गो इनटू द डेप्थ ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इसमें, उसके डेप्थ में हम लोग नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि लॉगरिथम आप लोगों को एकदम नहीं मालूम होगा। तो ये कहानी समझ गए आप लोग? पीएच की रेंज डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, ये दिमाग में रखना है आपको। और 25 डिग्री पे इसकी रेंज होती है 0 से 14। ओके, अब देखिए, यदि मैं 7 से इधर जा रहा हूं, अब देखो 7, ये 7 है बीच में, मैं लिखता हूं 7, ठीक है ना? यदि मैं 7 से इधर जा रहा हूं तो ये ब्लू वाला पार्ट क्या है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज, H प्लस इंक्रीजेस। यदि सॉल्यूशन में H प्लस इंक्रीज करता है तो कौन सी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है? एसिडिक। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, सिंपल सी बात है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। यदि आप इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, 7 से 0 की ओर जा रहे हो, इसका मतलब H प्लस इंक्रीज कर रही है और एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर रही है इस तरह से। ओके, ये ध्यान देना है। अंडरस्टूड? गॉट इट? अब मैं इधर जा रहा हूं तो आप बोल सकते हो कि H प्लस की स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है, H प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। H प्लस की कंसंट्रेशन इधर जाने से डिक्रीज कर रही है, इसकी मतलब क्या है? H प्लस का कंसंट्रेशन जब काफी कम होने लगता है, इसका मतलब क्या है, OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ओके, ये दिमाग में रखना। तो 0 to 7 तक का वैल्यू बिटवीन 0 to 7 एसिडिक सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है, वैल्यू बिटवीन 0 to 7 एसिडिक सॉल्यूशन, वैल्यू बिटवीन 7 to 14 बेसिक सॉल्यूशन, वैल्यू एट 7 न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो यदि आप थोड़ा सा, अरे ये कैसे हिल गया भाई, दिख रहा है ना सबको? अच्छा, एक सेकंड बेटा रुकना, थोड़ा सा कैमरा हिल गया है, 2 मिनट रुकना थोड़ा सा। ठीक है, तो ब्लर आ रहा था। हाँ, फिर ब्लर हो गया, मैंने छुआ ब्लर हो गया।
ठीक हो जाओ, हो गया ठीक। सर ठीक नहीं है, नो क्लियर सर। नहीं है, और ब्लर हो गया। धुंधला है, धुंधला है। ठीक है, मैं थोड़ा कुछ जादू करता हूँ, देखता हूँ। एक चीज होती है यूनिवर्सल इंडिकेटर। व्हाट इज दिस? इट इज अ मिक्सचर ऑफ several indicator lines। देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं होता, बहुत सारे इंडिकेटर्स को हम लोग आपस में मिला के बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर। और उसकी कंपोनेंट क्या होती है अभी छोड़ो, उसमें दिमाग नहीं लगता। सिंपल आप जान लो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला के हम लोग एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं, कोट करते हैं एक पेपर पे। एक्चुअली वी टेल इट एज इम्प्रेग्नेंटेड, मतलब एक पेपर होती है जिसकी सोकिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है। एक पर्टिकुलर टाइप की पेपर आती है जो बहुत अच्छे से चीजों को सोख सकता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को वो पेपर बहुत अच्छे से सोख लेता है, अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बनती है हमारे पास पीएच। ओके, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेपर पे एब्जॉर्ब करवाई जाती है, तो हमें मिलता है पीएच पेपर। अब ये जो पीएच पेपर होती है, ओके, वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ वाले सॉल्यूशन में जब आप डालते हो, देखो कहानी में यहीं पे शुरू होता है जो आपको समझना। डिफरेंट स्ट्रेंथ वाले सॉल्यूशन में जब आप डालोगे, जिसमें H+ की कंसंट्रेशन हाई होगी, जिसमें H+ की कंसंट्रेशन लो होगी, जिसमें H+ की कंसंट्रेशन मिडिल होगी, हर केस में ये डिफरेंट कलर्स होंगे। बड़ा खासियत है पीएच पेपर का, एक बड़ा ही अजीब खासियत है कि मतलब स्ट्रेंथ वेरी करता है, जैसे कलर भी वेरी कर जाती है, और हम उस कलर से पकड़ लेते हैं कि उसमें H+ कितनी है। एक्चुअली देखो, जो रेंज की बात की जाए तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ओके, देखिए अब यदि आप बात करो कोई एक पर्टिकुलर चीज है, वहां पे आपको कलर आ रही है रेड। देखो, जब कलर आती है रेड, ओके, 1 होगी। जब आपको पीएच की वैल्यू 1 दिख रही है किसी के केस में, तो रेड आ रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा H+ आयंस निकल रहे हैं। इसको एक बार समझने से पहले मैं थोड़ा सा एक मैथमेटिकल पार्ट थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि समझने में दिक्कत होता है। एक मैथमेटिकल पार्ट देख लो थोड़ा सा। पीएच को हम लोग डिफाइन करते हैं -log ऑफ H+ कंसंट्रेशन। देखो, मैथमेटिकल पार्ट में यदि पीएच को मैं डिफाइन करूं तो pH इज इक्वल टू -log H+ कंसंट्रेशन। ओके, अब यदि किसी सॉल्यूशन में H+ की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -1 है, तो उसका pH का वैल्यू होगा 1। ध्यान से, यदि किसी सॉल्यूशन में H+ की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -1 है, बोले मतलब 10 टू द पावर -1 मोल पर लीटर। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, उसमें H+ की कंसंट्रेशन है 10 टू द पावर -1 मोल पर लीटर, तो उसकी pH होगी 1, ठीक है ना। यदि कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी H+ की कंसंट्रेशन है 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर, तो उसकी pH आएगी 2। वेरी सिंपल, आप ऐसे ही समझ लो। -1 है तो 1, -2 है मतलब 10 टू द पावर -2 है तो 2 pH। H+ की वैल्यू 10 टू द पावर -3 है तो
उसकी pH होगी 3। यदि H+ की कंसंट्रेशन बहुत कम है 10 to the power -12 तो उसकी होगी pH 2H, मतलब बेसिक, स्ट्रांगली बेसिक। ओके, और यदि H+ की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, H+ की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है तो pH की वैल्यू कितनी आएगी? ओके, और सिंपल में दिमाग में रखना है। तो कहीं ना कहीं pH के वैल्यू से हम ये बता सकते हैं कि उसमें H+ की कंसंट्रेशन कितनी है। यदि 10 to the power -1 बोलूं तो कितना होगा? 0.1। H+ 10 to the power -1 है तो उसका मतलब 0.1 है। इसका मतलब कितना होगा? 0.01। इसका मतलब 0.001। ओके, गॉट इट। अब मुझे एक बात बताओ कि 0.001, 0.01, 0.1 कौन ज्यादा है? 0.1 0.1 ज्यादा है। तो H+ की कंसंट्रेशन यदि ज्यादा है तो pH की वैल्यू कम है, ये दिमाग में रखना। H+ की कंसंट्रेशन यदि ज्यादा है तो pH की वैल्यू कम होगी, ये एकदम दिमाग में रखना। ओके, और H+ की वैल्यू बहुत कम है तो pH की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, ये दिमाग में रखना। अब देखिए, यदि आपने कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन को डुबाया, कोई मतलब उसमें pH पेपर डुबाया, कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन में pH पेपर थोड़ा सा डिप किया तो आपको आई रेड कलर, जब उसकी pH होगी 1। ओके, तो यहाँ पे होगा 10 to the power -1 मोल पर लीटर H+ आयन कंसंट्रेशन। वहीं 3 पे कलर आती है पिंक। आप बोलोगे फिर सर 1 और 3 के बीच में क्या आता है? तो रेडिश पिंक। ओके, फिर यदि 5 पे लेते हो तो आती है येलो, और 7 पे आती है ग्रीन, 9 पे आएगी ब्लू, 11 पे आएगी इंडिगो, और 13 पे आती है वायलेट। अंडरस्टूड? तो आपने कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन में pH पेपर को डिप किया या pH पेपर पे थोड़ा सा उसका एक बूंद डाला तो आपको वायलेट कलर मिली, तो आप क्या बता सकते हो कि एसिडिक है कि बेसिक है कि स्ट्रांगली बेसिक है कि स्ट्रांगली एसिडिक? स्ट्रांगली बेसिक। स्ट्रांगली बेसिक। स्ट्रांगली बेसिक। तो मैं आपसे थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट तो आपको मैंने बताया है। तो 13 यदि आपका आया वैल्यू वायलेंट कलर देख के, तो उसमें H+ आयन की कितनी कंसंट्रेशन? 10 to the power -13 मोल पर लीटर। 10 to the power -13 मोल्स पर लीटर। वेरी गुड। और यहाँ पे 10 to the power -11 पर लीटर, 10 to the power -7 मोल्स पर लीटर। ओके, करेक्ट। अब मैं एक बात बोलता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि यदि H+ की कंसंट्रेशन प्योर वाटर में, ग्रीन वाला पार्ट, प्योर वाटर में 10 to the power -7 मोल पर लीटर आया तो OH- की कंसंट्रेशन कितनी है? सेम होगा ना सर? सेम होगा, ठीक है ना? तो उसी के प्रोडक्ट को हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। छोड़ो, उसमें नहीं दिमाग लगाना है। तो कोई भी प्योर चीज है तो उसमें H+ की कंसंट्रेशन जितनी रहेगी OH- की भी कंसंट्रेशन उतनी ही रहेगी, दिमाग में रखना है। यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन बहुत कम रहेगी, OH- की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहेगी। यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहेगी, OH- की कंसंट्रेशन बहुत कम रहेगी। तो ये जो कलर है थोड़ा दिमाग में रख लेना। ओके, फटाक से इसको करो। और कुछ ज्यादा आपको जानना नहीं है। यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पूछा जाए तो बस सिंपल, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर डाइज दैट गिव्स डिफरेंट कलर विद डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा लिख सकते हैं, दैट गिव्स सर कलर ऑफ pH पेपर सर, नॉर्मल कलर। इतना नॉर्मल कलर क्या, नॉर्मल व्हाइटिश टाइप। और क्या, जब अलग अलग कलर देगा तो वो चेंज से मतलब रखो, ठीक है? क्या चेंज आता है वो देखना है।
तो पहले ये देख लो डेफिनेशन को, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर डाइज दैट गिव्स डिफरेंट कलर विथ different strength of solution. ओके, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? मिक्सचर है बहुत सारे इंडिकेटर्स का जो अलग अलग कलर देगी, अलग अलग कलर देगी, अलग अलग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन देगी। ये दिमाग में रखिए। ओके, कलर चेंजेस क्या है ये आराम से आपको दिमाग आसपास पिंक, फिर येलो, फिर ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। आगे बढ़े, लिख लिया सबने? और सर ये H प्लस आयन अगर H प्लस आयन का वैल्यू 1 है सर, तो उसमें OH माइनस आयन का वैल्यू क्या होगा सर? वन मोर माइनस की जाती है कंसंट्रेशन, वो मैथमेटिकल पार्ट है, वो रहने दो, ठीक है ना। मतलब टोटल जो होती है 10 टू द पावर माइनस 14 होती है वैल्यू, उससे माइनस की जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी क्वेश्चन, यदि किसी पर्टिकुलर एसिड का वैल्यू पीएच स्केल पे -5 आ रहा है कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो कैसा एसिड होगा? स्ट्रॉन्ग हाईली एसिडिक। हाँ, तो ये 0 पे माथा नहीं बैठाना कि 0 ही रहेगा, वो 0.25 पे रहेगा बस। और OH माइनस कितनी रहेगी अभी कंसंट्रेशन पार्ट पे आपको दिमाग नहीं रखना है, बस रखो कम रहेगी। ओके, अब चलिए एक एक्टिविटी है छोटी सी आपकी एनसीईआरटी में, वो एक्टिविटी हम लोग को देखना है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल पार्ट से भी और आपको नेचर की समझ के लिए, तो हम लोग देखते हैं। एक सिंपल एक्टिविटी है जिसमें बोला गया है कि कुछ डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं आपके पास, उसका अप्रोक्सीमेट पीएच पूछा है आपसे। ओके, और ये पूछा है आपसे कि एसिडिक है या बोलो कि नेचर पूछा है कि एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल। ओके, तो पहला जो दिया है हम लोगों ने सलाइवा बिफोर मील, दूसरा क्वेश्चन में है सलाइवा आफ्टर मील। ओके, थर्ड है एरेटेड ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक। ओके, फिर है आपका कैरोट जूस। ओके, फिर है आपका कॉफी, फिर है आपका टोमेटो जूस। ओके, टैप वाटर 0.1 मोलर HCl, 0.1 मोलर NaOH। ये कुछ पर्टिकुलर सैंपल्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान 0.1 नहीं बेटा 1 ही होगा, 1 मोलर HCl और 1 मोलर NaOH। इसका मतलब 1 मोल 1 लीटर में 1 मोल अप्रोक्सीमेट पीएच बताइए। देखो पीएच रटने की जरूरत नहीं है, आई एम नॉट टेलिंग कि रट लो, बट मैं वैल्यूज आपको दे रहा हूं जिससे अंदेजा लगाना कि क्या होगा। सलाइवा का बात करूं तो खाना खाने से पहले वो 7.4 रहती है उसकी वैल्यू नॉर्मल टेम्परेचर पे, और 7.4 है तो वो क्या रहेगा, बेसिक रहेगा कि एसिडिक रहेगा?
बेसिक बेसिक स्लाइटली बेसिक बोलते हैं, स्लाइटली सलाइवा आफ्टर मील इट्स 5.8। अब ये एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? एसिडिक स्लाइटली एसिड स्लाइटली एसिडिक। टू पॉइंट फाइव हाईली एसिडिक हाईली एसिडिक हाईली एसिडिक। हाईली एसिडिक बोलना थोड़ा सही है क्या? मॉडरेटली एसिडिक सर एसिडिक एरेटेड ड्रिंक्स तो 2.5 नहीं हो सकता बेटा, इसको लेमन जूस है आपका क्वेश्चन में आगे, लेमन जूस मान लो। ओके इसका है 2.5। हाँ हाईली मत बोलो, एसिडिक बोलो, ठीक है ना? क्या बोलोगे? एसिडिक। एसिडिक ओके अब मैं आपसे बात वही कोल्ड ड्रिंक तो एरेटेड ड्रिंक्स की होती है 6 के आसपास। स्लाइटली एसिडिक स्लाइटली एसिडिक स्लाइटली एसिडिक मतलब आप बेटा एरेटेड ड्रिंक 2.5 नहीं हो सकता, 6 कहते हैं ना, स्लाइटली एसिडिक। कॉफी नहीं सॉरी कैरेट जूस 5.6 होता है, कैसा रहेगा? स्लाइटली एसिडिक स्लाइटली एसिडिक ओके कॉफी 5.0 स्लाइटली एसिडिक स्लाइटली एसिडिक ओके तो कॉफी एसिडिक होता है। टोमेटो जूस 4.1 होती है एसिडिक एसिडिक। टैप वाटर वेरी करता है 6.9 से 7.1 के बीच में वेरी करता है टैप वाटर, न्यूट्रल ठीक है ना? तो न्यूट्रल नहीं स्लाइटली एसिडिक मतलब वेरी वेरी स्लाइटली एसिडिक टू वेरी वेरी स्लाइटली बेसिक। ओके 1 mNHCl 1 mSCl कितना होगा बोलो? जीरो होगा सर, जीरो 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 स्ट्रांगली एसिडिक इसका नहीं लिखा हूं, ये देख लेना न्यूट्रल टू मतलब स्लाइटली एसिडिक टू स्लाइट वेरी वेरी स्लाइटली 1 mNaOH 14 हाईली बेसिक स्ट्रांगली बेसिक ओके जल्दी से इसको नोट कर लो। और इसके कभी काल आपसे पूछा जाता है कि कलर क्या होगा, तो कलर का थोड़ा सा अंदाज लगा लेना। और क्या ये होगा, क्या होगा? ग्रीन के आसपास होगा, है ना? इसका कलर कैसा होगा? पिंकिश ग्रीन मतलब येलोइश ग्रीन बोल सकते हो, है कि नहीं? अंदाज लगा सकते हो। इसका कैसा होगा? तो वायलेट वायलेट वायलेट, ठीक है ना? वायलेंट होगा। ब्लू तो सामने वाला होगा, ब्लू इंडिगो वायलेंट, ठीक है? और सर ये कोई और सर कोई भी बेस का 14 से ज्यादा होता है सर पीएच या 0 से कम एसिड का? बेटा एम्फोटिक कैरेक्टर इज समथिंग एल्स, उसका उससे क्या लेना देना? एम्फोटिक कैरेक्टर होती है उसकी वो कैरेक्टर जो एसिड और बेस दोनों के साथ बिहेवियर, ठीक है ना? वो स्पेसिफिक सॉल्यूशन की डिपेंडिंग अपॉन कितनी उसकी है वो हम लोग चेक कर सकते हैं। सारे वैल्यूज को आप रट नहीं सकते। ओके ये सर ये पूछ रहे सर इसका वैल्यू माइनस में होता है सर पीएच का वैल्यू? बोले ना डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर माइनस हो सकता है, तो अभी क्या बोले? माइनस नहीं हो सकता, Yes. थोड़ा देर पहले बोले। सर 2 पॉइंट स्ट्रॉन्ग एसिड स्किन में मतलब हार्म करता है सर, क्या बोल रहे हो? स्ट्रॉन्ग एसिड स्किन को हार्म करता है सर। ना नहीं हार्म करता है स्ट्रॉन्ग एसिड। अरे भैया एसिड पहले ही बताए थे कि एसिड हाई कोरोसिव है,
आपको नहीं मालूम है? किसने पूछा ये क्वेश्चन? नाम बताओ थोड़ा। वो भी आप बोल रहे हैं, सोचो आप। लेमन जूस का कंसंट्रेशन तो सर 2.5 तक है पीएच के लिए। 2.5 है तो बहुत ज्यादा नहीं है, वो 2 से नीचे 2 1.5 है तब जाके वो नुकसान करता है, ठीक है ना? ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आता हूँ सर 2.5 तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड नो सर। मैं एसिडिक लिखा हूं, स्ट्रॉन्ग यस एसिड। अमन अमन अली, यस, माइक को ऑफ कर लो यार। हाँ सर। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे सर, 5 मिनट क्लास एक्सटेंड होगा। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग आज इस चैप्टर को खत्म ही कर देते बिना मतलब कैरी फॉरवर्ड करना चैप्टर को। 10 मिनट की टॉपिक थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई थी तो कंटिन्यू कर, ठीक है? इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। पीएच का क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये हमें जानना चाहिए। लाइफ सर्वाइव्स between a narrow pH of 7 to 7.8। जीवन, जो हमें जीवन मिला है, कोई भी जीवन, मेरी जीवन है या पेड़ पौधा है या कोई जानवर है या कुछ भी है, यदि जीवन है इस धरती पे तो वो इस पीएच रेंज में 7 से 7.8। पीएच ज्यादा इधर उधर घसका तो आदमी भी घसक जाता। ओके, ये दिमाग में रखना है। तो लाइफ, इंसान का जीवन 7 से 7.8 के बीच में है, हर जीवन। pH ऑफ सॉइल, देखो सॉइल भी हो सकती है, जो मिट्टी होती है वो भी एसिडिक हो सकती है, बेसिक हो सकती है, न्यूट्रल हो सकती है। द pH ऑफ सॉइल is important for the growth of नजर आ रहा है क्या स्टूडेंट? नहीं दिखाई दे रहा है सर। नो सर। दिखाई नहीं दे रहा है, क्या हो गया? पीछे फिर धुंधला आ रहा है सर, थोड़ा सा धुंधला आने लगता है, लिखा हुआ चीज पढ़ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है, बारिश हो रहा है ना, इसलिए बारिश हो रही है। क्लियर है क्या? नहीं सर। सर नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इश्यू है तो ठीक है, चलो रहने दो, एक क्लास और पढ़ते हैं इसको, कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ठीक है, विजिबल है, देख सकते हो, 5-10 मिनट में मैं चैप्टर खत्म कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स, नहीं दिखाई दे रहा है सर, बहुत ब्लर आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और पीएच से रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा और एनसीईआरटी के सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो ओलंपियाड में पूछे गए हैं और आगे बढ़ेंगे। पीएच से रिलेटेड कोई भी डाउट जनरल, कोई आगे वाली चीजों को मत पढ़ के आना 11th के बुक को, तो मैं सब कुछ नहीं समझा पाऊंगा। सिंपल चीजें, क्योंकि हायर चीज समझने से पहले सिंपल नॉलेज को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ जनरल क्लास। तो किसी को कुछ हायर चीज पढ़ना है और पूछना है तो आप चैट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं आंसर दे दूंगा, बट पढ़ के आना चीजों और नेक्स्ट